नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे जेवी एनसीआरबी मेड सिंपल के चैनल में। दोस्तों, ये हमारा बीएफएम का यूनिट नंबर 21 है का थ्योरी पोर्शन है, जो कि बेस्ड है इंटरनेशनल इक्विटी एंड डेट प्रोडक्ट। तो चलिए इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं, कि एक पॉइंट को क्लियर करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन इन इंडिया। देखिए दोस्तों, इसमें एक पॉइंट को समझिए कि भारत से बाहर की कंट्री से के द्वारा यदि भारत में इन्वेस्टमेंट होगा उसका क्या नियम है। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो रूल है वो दो मेन चीज़ों के द्वारा सेट किया जाता है। पहला होता है एक लॉ है जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ठीक है। और दूसरा है जो हमारा एडिशनल रूल लाया गया था 2017 में, जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ट्रांसफर ऑफ और सिक्योरिटी ऑफ इशू बाय अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया रेगुलेशन 2017, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो भारत में होती है उसके रूल को सेट करती हैं। अब हम लोग कुछ डेफिनेशन को समझते हैं। देखिए दोस्तों, बताया जा रहा है कि एफडीआई क्या होता है, व्हाट इज़ एफडीआई। तो एफडीआई का फुल फॉर्म पहले जान लीजिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। ये तब होता है जब भारत से बाहर का कोई आदमी वो पैसा इन्वेस्ट करता है इंडियन कंपनी में। अब दो तरीका है इसको करने का, वही कहा जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट इन इंडियन कंपनी बाय पर्सन आउटसाइड इंडिया। अब दो तरीका है इसको करने का। पहला ये है कि इन्वेस्ट करें वैसे कंपनी में जो कि हमारे स्टॉक मार्केट में लिस्ट ना हो, जिसको हम लोग अनलिस्टेड कंपनी बोलते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि शेयर खरीदे एक कंपनी में जो कि हमारे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, लेकिन कम से कम टोटल शेयर का 10% खरीदे, ठीक है, या उससे ऊपर खरीदे। सारे पोटेंशियल कन्वर्जन को कंसीडर करते हुए, जैसे कि स्टॉक ऑप्शन को कंसीडर करते हुए कम से कम तो 10% खरीदे लिस्टेड कंपनी से। और कहाँ इन्वेस्ट कर सकता है, वैसे कंपनी में जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, जिसको हम लोग अनलिस्टेड कंपनी कहते हैं। तो अभी मैंने आपको एफडीआई का मतलब समझाया। एफडीआई बेसिकली क्या होता है। एफडीआई तब होता है जब कोई भी विदेशी आदमी, भारत से बाहर का आदमी भारत में इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्टमेंट दो तरह से हो सकता है, या तो लिस्टेड कंपनी में करेगा, लेकिन लिस्टेड कंपनी में करेगा तो कम से कम 10% ऑनरशिप स्टेक का उतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी तो अनलिस्टेड कंपनी में करेगा जिसको स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट अभी तक नहीं किया गया है। अब मान लीजिए कि आपने एग्जिस्टिंग एफडीआई है, मतलब ऑलरेडी आपने इन्वेस्ट कर रखा है, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपने ऑलरेडी शेयर खरीद चुका है एक लिस्टेड कंपनी में और यदि ऑनरशिप 10% से कम जाता है तो भी एफडीआई माना जाएगा। वही कहा जा रहा है कि इवन इफ ऑनरशिप इन अ लिस्टेड कंपनी फॉल बिलो 10% इट विल स्टिल बी कंसिडर्ड एफडीआई। मतलब कि आपने लिस्टेड कंपनी का ऑनरशिप खरीद रखा था पहले से ही, लेकिन अभी का जो परसेंटेज स्टेक है वो 10% से कम है, लेकिन उसको भी क्या माना जाएगा, एफडीआई माना जाएगा। अब एक टर्म को समझिए जो कि कहा जा रहा है फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस। दोस्तों, इतना सिंपल भाषा में कोई नहीं समझाएगा, क्योंकि मैं एकदम सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ चीज़ों को। इमेजिन कीजिए कोई केक है, इसको समझा रहा हूँ मैं। इमेजिन कीजिए कोई केक है। केक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, केक रिप्रेजेंट कर रहा है ऑनरशिप स्लाइस। केक रिप्रेजेंट ऑनरशिप स्लाइस, ठीक है, यानी शेयर। ऑनरशिप स्लाइस को आप शेयर भी बोल सकते हैं। केक रिप्रेजेंट शेयर ऑफ अ कंपनी, ठीक है। तो दोस्तों, जो फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस का मतलब ये हुआ कि ये सारे पॉसिबल स्लाइस को कंसीडर करेगा। इट विल कंसीडर ऑल द स्लाइसेस, चाहे वो अभी तक बेक नहीं किया गया फिर भी उसे कंसीडर करेगा। जैसे मैं आपको स्टॉक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि स्टॉक ऑप्शन है, ठीक है। तो स्टॉक ऑप्शन में क्या है कि जिसको हम शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, ठीक है। तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा टोटल ऑनरशिप के पिक्चर को, जिसमें इन सभी पोटेंशियल स्लाइसेस भी इंक्लूडेड होंगे। वही कहा जा रहा है कि फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस मतलब रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग आफ्टर कंसीडरिंग ऑल पोटेंशियल कन्वर्जन। सारे के सारे कन्वर्जन को, मान लीजिए आपने स्टॉक ऑप्शन को शेयर में कन्वर्ट कर दिया, इसको कंसीडर करने के बाद, ठीक है, आपके पास जो भी अमाउंट बच रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस। ये बातें समझ में आई। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, जो कि है हमारा एफडीआई। एफडीआई का डेफिनेशन देखिए, एक और पॉइंट बताया जा रहा है कि इन्वेस्टिंग इन, यहाँ देखिए लिखा है ना एफडीआई के रिगार्डिंग एफपीआई के बारे में बताया जा रहा है। एफपीआई क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। आइए समझते हैं। लेट्स टॉक अबाउट एफपीआई। एफपीआई क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है। तो कैसे फॉरेनर इन्वेस्ट करते हैं इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट में, जैसे स्टॉक खरीदना या इंडियन कंपनी के बॉन्ड को खरीदते हैं, वो समझिए। अब यहाँ पे एक टर्म को समझिए, लेस देन 10% रूल। ये क्या कहता है कि जो फॉरेनर हैं वो भारतीय कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, लेकिन वो किसी कंपनी में ज़्यादा नहीं खरीद सकते। दे कांट और टू मच ऑफ एनी वन कंपनी, राइट।
तो ये चीज़ है। दूसरा चीज़ है कि ये जो लिमिट है वो 10% से कम रखा गया है, ठीक है, टोटल ऑनरशिप ऑफ द कंपनी, यानी इस कंपनी का जितना शेयर है उससे 10% तक, मैक्सिमम 10% से भी कम वो खरीद सकते हैं, चाहे वो सारे अपने फ्यूचर पोटेंशियल फ्यूचर ऑनरशिप को क्यों ना कंसीडर करें, जैसे स्टॉक मार्केट, स्टॉक ऑप्शन जिसको हम लोग शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही सिमिलर है उस कंसेप्ट का कि हम केक के एक स्लाइस को ही खरीद सकते हैं, लेकिन बड़ा स्लाइस हमारा नहीं हो सकता है, ठीक है। वही कहा जा रहा है कि ऑनरशिप इज लेस देन 10% ऑफ अ लिस्टेड कंपनी फुल्ली डायलूटेड इक्विटी कैपिटल एंड लेस देन 10% ऑफ द पेड अप वैल्यू ऑफ द लिस्टेड कंपनी कैपिटल इंस्ट्रूमेंट सीरीज। अब देखिए एफपीआई के बारे में कुछ पॉइंट और बताया जा रहा है कि बेसिकली एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है कि एक आईडी कार्ड है फॉरेनर के लिए जो कि भारत के फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको सेबी के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ताकि इस ये आईडी मिल जाए, यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का आईडी मिल जाए। दूसरा बात है ट्रांजैक्शन फ्रॉम एफआईआई। तो दोस्तों पहले के रूल हुआ करते थे फॉरेन इन्वेस्टर के लिए, जिसको हम लोग एफआईआई बोलते थे, ठीक है। देयर वेर ओल्डर रूल फॉर फॉरेन इन्वेस्टर कॉल्ड एफआईआई, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए कि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है एफआईआई, न्यू एफपीआई, देखिए नया जो एफपीआई रूल आया ना वो आया 2014 में, तो 2014 से पहले ही आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे एफआईआई के रूप में, इफ़ यू आर रजिस्टर्ड एज एफआईआई बिफोर 2014, ठीक है, तो आपको री रजिस्टर होने का ज़रूरत नहीं था, यू नीड नॉट टू री रजिस्टर। आपको एफपीआई माना जाता 3 साल के लिए आफ्टर न्यू रूल स्टार्टेड, नया रूल स्टार्ट होने से 3 साल तक आपको क्या माना जाएगा, एफपीआई माना जाएगा। तो वही कहा जा रहा है ट्रांजिशन फ्रॉम एफआईआई। तो पुराने रूल थे फॉरेन इन्वेस्टर के लिए जिसको हम लोग एफआईआई बोलते थे, पुराने इन्वेस्टर को क्या बोलते थे हम लोग, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलते थे। लेकिन ये जो नया नियम आया है 2014 में, इसके लिए आपको री रजिस्टर होना नहीं पड़ेगा, आपको एफपीआई माना जाएगा 3 साल के लिए आफ्टर द रूल स्टार्टेड। अब सवाल है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। देखिए दोस्तों ये एक ब्रॉडर टर्म है, इसके मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट जो कि कोई भी भारत की बाहर का आदमी कर रहा है, भारत के कंपनी में स्टॉक के माध्यम से, बॉन्ड्स के माध्यम से एक्सेट्रा, ठीक है, या कोई बिजनेस में कर रहा है जिसको हम लोग एलएलपी बोलते हैं, एलएलपी होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो की पॉइंट ये है कि वो जो है अपना पैसा वापस भारत से बाहर ले जा सकेगा यदि वो चाहे तो, जिसको हम लोग बोलते हैं रिपैट्रिएट फंड। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब यही होता है। अब जब हम बात करते हैं कौन कौन से सेक्टर प्रोहिबिट किए गए हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए भारत में, सबसे पहला होता है लॉटरी बिजनेस, यानी सभी तरह के लॉटरी, चाहे सरकार के द्वारा हो, प्राइवेट कंपनीज के द्वारा हो या ऑनलाइन हो। तो फॉरेन इन्वेस्टर जो है अपना पैसा बिजनेस में नहीं लगा सकते, जो कि लॉटरी टिकट बेचती है। दूसरा पॉइंट है गैम्बलिंग एंड बेटिंग, यानी दोस्तों कैसीनोज या दूसरा एक्टिविटीज़ जहाँ पे लोग पैसा और इवेंट पे बेट करते हैं, तो फॉरेनर ऐसे पैसे में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोहिबिटेड सेक्टर फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। दूसरा है हमारा चिट फंड। तो चिट फंड एक तरह का रोटेटिंग सेविंग स्कीम होता है जो कि भारत में पॉपुलर है। जनरली फॉरेन इन्वेस्टर जो है उसमें भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन 2 एक्सेप्शन है इसमें। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है एनआरआई, यानी कि वो इंडियन सिटीजन जो कि भारत से बाहर रह रहे थे, तो वो चिट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट द मनी दे रिसीव कैन नॉट बी सेंड बैक टू आउटसाइड इंडिया। तो जो पैसा उन्हें मिलेगा उसको भारत से बाहर नहीं ले जा सकते। और दूसरी बात है ओसीआई कौन होते हैं? ओवरसीज़ कॉर्पोरेट ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये वो लोग होते हैं जिसका इंडियन एंसेस्ट्री होता है, जो कि सिटीजन थे दूसरे कंट्री के, जो कि अभी सिटीजन है दूसरे कंट्री के, तो एनआरआई से सिमिलर होते हैं, वो भी चिट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा सभी के सभी फॉरेन कंपनी चिट फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। एक्सेप्शन है हमारा, देयर आर 2 एक्सेप्शन, पहला है ओसीआई, दूसरा है चिट फंड। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द प्रोहिबिटेड सेक्टर। और भी कुछ प्रोहिबिटेड सेक्टर करते हैं। मैंने आपको बताया था लॉटरी बिजनेस है, चिट फंड है, निधि कंपनी स्मॉल सेविंग और लीडिंग कंपनी होती है जो कि लोकली ऑपरेट होती है, तो फॉरेनर वहाँ भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। फिर तो कहा जा रहा है ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट्री राइट, ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, यानी जिसको हम लोग टीआरडी बोलते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपने एक डेवलपमेंट राइट खरीदा किसी लैंड की ज़मीन के हिस्से पे, तो ये जो राइट है वो आपको अलाउ कर रहा है कि आप इसी को बिल्ड कर सकें। तो आपने क्या किया, इन सभी राइट को बेच दिया किसी और को। तो चूंकि इसके अंदर लैंड डेवलपमेंट आता है, तो ये क्या होता है, इट इज़ अ ऑफ लिमिट फॉर फॉरेन इन्वेस्टर। अब उसके बाद है रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउस। तो फॉरेनर क्या होते हैं, फॉरेनर जनरली लैंड नहीं खरीदते या रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को डेवलप नहीं करते।
तो ये कहा जा रहा है कि रियल एस्टेट बिजनेस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउस, तो फार्मर जो है लैंड नहीं खरीदते और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को डेवलप नहीं करते। इसके अंदर क्या होता है, फार्म हाउस बिल्ड करना, जो कि बेसिकली वैकेंट होम होता है एग्रीकल्चर लैंड में। तो ये दोस्तों कुछ एक्सेप्शन है स्पेसिफिक टाइप ऑफ रियल एस्टेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के, लेकिन जनरली ये फॉरेन इन्वेस्टर के लिए नो गो है। फिर नेक्स्ट का रहा है हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टोबैको प्रोडक्ट, यानी दोस्तों ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फॉरेनर जो है वैसे कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते जो कि डिज़ायरेबल सिगरेट्स, सिगार्स या दूसरे टोबैको प्रोडक्ट। एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे ऑपरेशन, यानी दोस्तों ये सभी सेंसिटिव सेक्टर हैं जिसको क्रूशियल माना जाता है नेशनल सिक्योरिटी के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो गवर्नमेंट इसको इस पर कंट्रोल रखना चाहती है और इसलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अलाउ नहीं किया गया यहाँ पे। और फिर लास्ट है हमारा टेक्नोलॉजी और कोलैबोरेशन फॉर लॉटरी एंड गैम्बलिंग एक्टिविटी, यानी दोस्तों यदि मान लीजिए कोई फॉरेन कंपनी जो है डायरेक्टली लॉटरी या कैसीनो रन नहीं करती तो वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड नहीं कर पाएगी, एक्सपर्टाइज प्रोवाइड नहीं कर पाएगी ताकि जिसको ज़रूरत पड़े वो मिल जाए। अब जरा गवर्नमेंट अप्रूवल रिक्वायरमेंट फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम बांग्लादेश और पाकिस्तान, आइए देखते हैं। दोस्तों मैं समझाता हूँ सबसे पहला क्या है, हर्डल क्या है, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी इन्वेस्टर को क्या दिक्कत आती है वो समझिए। नॉर्मली क्या होता है कि फॉरेन कंपनी जो है भारत में इन्वेस्ट कर सकते हैं स्पेसिफिक रूल को फॉलो करके, लेकिन दोस्तों एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है जो लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान है उनके कारण, बिकॉज बांग्लादेश और पार्टीशन वाज डन। तो ये जो उन्हें स्पेशल परमिशन लेना पड़ता है इंडियन गवर्नमेंट से, चाहे किसी भी सेक्टर में वो आप क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो वही पॉइंट बताया जा रहा है कि हमारे जो फॉरेन कंपनी है वो भारत में इन्वेस्ट करते हैं स्पेसिफिक रूल को फॉलो करते हुए, लेकिन एक एक्स्ट्रा स्टेप है, जो लोग या कंपनी बांग्लादेश या पाकिस्तान से हैं उन्हें परमिशन लेना पड़ता है। किसे परमिशन लेना पड़ता है? उन्हें परमिशन लेना पड़ता है भारतीय सरकार से। अब देखिए एक्स्ट्रा लिटिल लेस स्ट्रिक्ट फॉर पाकिस्तान, एक एक्सेप्शन है पाकिस्तान के लिए। यदि पाकिस्तानी सिटीजन या कंपनी वैसे सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाह रही है जो कि ऑलरेडी ऑफ लिमिट है सभी के लिए, जैसे गैम्बलिंग या लॉटरी, तो ऑब्वियसली वो उन्हें अप्रूवल नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरे सेक्टर के लिए उन्हें परमिशन मिल सकता है इंडियन गवर्नमेंट से, वाइल बांग्लादेशी इन्वेस्टर नीड अप्रूवल फॉर एवरीथिंग। तो ये दोस्तों छूट दिया गया है पाकिस्तानी सिटीजन को कि उन्हें अप्रूवल चाहिए डिफेंस, स्पेस और एटॉमिक एनर्जी, इन सभी को छोड़कर बाकी किसी भी सेक्टर में यदि अप्रूवल चाहिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, तो उसमें क्या कहा गया है, तो वो ऐसा उसे अप्रूवल नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नॉर्मली आप अपने रिज्यूमे और रेफरेंस को सबमिट करेंगे, लेकिन बांग्लादेश या पाकिस्तान इन्वेस्टर के लिए ये समझिए कि उन्हें एक्स्ट्रा अप्रूवल चाहिए, पेपर वर्क चाहिए इंडियन गवर्नमेंट से, ताकि नेक्स्ट रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। नाउ लेट्स सी द जीडीआर। जीडीआर क्या होता है? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इसमें क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड। देखिए दोस्तों, जीडीआर एक समझिए कि एक सर्टिफिकेट है जो कि आपको बताता है कि ओवरसीज इन्वेस्टर वो इंडियन कंपनी के एक हिस्से को खरीदे हुए हैं। तो जीडीआर का मतलब क्या होता है कि एक तरह का सर्टिफिकेट है जो कि आपको बताता है कि जो ओवरसीज इन्वेस्टर हैं, ओवरसीज इन्वेस्टर दे हैव ऑन्ड अ पीस ऑफ इंडियन कंपनी। तो ये एक्चुअल स्टेट शेयर नहीं है कंपनी का, लेकिन एक रिसीट है जो कि रिप्रेजेंट करता है सर्टेन नंबर ऑफ शेयर ऑफ द कंपनी। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, जिसको हम लोग जीडीआर बोलते हैं। जीडीआर एक सर्टिफिकेट होता है जो कि हेल्प करता है एक ओवरसीज इन्वेस्टर को कि इट नॉट द एक्चुअल शेयर ऑफ द कंट्री बट एज रिसीट दैट कैन बी ट्रेडेड फ्रीक्वेंटली। चलिए उसके बाद बात करते हैं जीडीआर कौन इशू करती है। बैंक इशू करती है, दूसरे कंट्री की बैंक इशू करती है, इंडिया की बैंक नहीं इशू करती। इसीलिए दोस्तों आप जो है बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं उसे स्टॉक मार्केट में आउटसाइड इंडिया, और जैसे कि दूसरे सिक्योरिटी के साथ होता है, ठीक है। उसके बाद बात है कि दे वर्क लाइक अ ट्रेडिंग कार्ड। तो आप फ्रीली बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं जीडीआर को। यू कैन फ्रीली बाई एंड सेल जीडीआर ऑन द ओवरसीज नंबर पार्किंग लाइक अ ट्रेड कार्ड। उसके बाद दोस्तों आप फ्रीली बाई खरीद कर सकते हैं, बेच सकते हैं जीडीआर ऑन ओवरसीज मार्केट जस्ट लाइक ट्रेडिंग कार्ड। देखिए भारतीय कंपनी का नेगोशिएबिलिटी भी है, इसको आसानी से आप नेगोशिएबल है, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। अब एक पॉइंट को समझिए कि इंडियन कंपनी का जो एक्चुअल शेयर है वो स्पेशल इंडिया बैंक के द्वारा हेल्ड किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कस्टडियन, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि जो भारतीय कंपनी का जो एक्चुअल शेयर है वो स्पेशल इंडियन बैंक हेल्ड करके रखती है, जिसको कस्टडियन कहा जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक के बिहाफ में जिसने जीडीआर इशू किया। तो इसलिए आप
डायरेक्टली जो है इंडियन कंपनी के शेयर को नहीं खरीदते, जबकि GDR आपकी ऑनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। GDR रिप्रेजेंट योर ऑनरशिप। यदि हम करेंसी की बात करें तो GDR को फॉरेन करेंसी में प्राइस किया जाता है, जैसे कि US डॉलर। इसीलिए दोस्तों GDR का जो वैल्यू होता है वो इफेक्ट हो सकता है एक्सचेंज रेट के चेंज होने से। वही कहा जा रहा है कि डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी, इन्वेस्टर बियर एक्सचेंज रेट रिस्क। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें ट्रेडिंग GDR वर्सेस इंडियन मार्केट, ट्रेडिंग GDR वर्सेस इंडियन मार्केट की बात करते हैं तो दोस्तों एक फिक्स एक्सचेंज रेट होता है जो कि सेबी ने सेट करके रखा है। यहाँ लिखा है ना कि सेबी ने फिक्स एक्सचेंज रेट सेट करके रखा है, जो कि डिटरमाइन करता है कि कितना इंडियन कंपनी जो है एक GDR रिप्रेजेंटेशन को शेयर कर रही है। तो फिक्स एक्सचेंज रेशियो फॉर कन्वर्जन टू इंडियन शेयर सेट बाय सेबी। तो ये एक्सचेंज रेट फिक्स तब होता है जब GDR को इशू किया जाता है। व्हेन GDR इज इशूड, तो जब GDR को इशूड किया जाएगा तब क्या होता है, ये एक्सचेंज रेट को फिक्स किया जाता है। लेकिन जो है GDR का प्राइस जो है अपने से फ्लक्चुएट कर सकता है ऑन द ओवरसीज मार्केट। अब हम बात करते हैं कि GDR इशुएंस का क्या इफेक्ट पड़ता है भारतीय कंपनी पे। देखिए दोस्तों, इसको समझिए कि GDR को इशू करना में क्या है कि इंडियन कंपनी जो है पैसा, इसके अंदर इंडियन कंपनी पैसा बोरो नहीं करती, इसलिए ये अफेक्ट नहीं करता कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी रेशियो को, क्योंकि कंपनी ने पैसा बोरो नहीं किया, इसलिए डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का वही रहता है। तो आप पूछेंगे कि DR होता क्या है, व्हाट इज दिस डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। तो दोस्तों ये जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है ना, ये समझिए कि एक मेजर होता है कि कितना डेब्ट एक कंपनी का है एज कम्पेयर टू इट्स इक्विटी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं। तो जब इंडियन कंपनी एक प्रॉफिट बनाती है और डिक्लेयर करती है डिविडेंड को, डिविडेंड समझते हैं ना, डिविडेंड यानी कि जो हमारा प्रॉफिट का शेयर होता है जो कि हम शेयर होल्डर को पे करते हैं। मैं फिर से रिपीट करूं, जब भी कोई इंडियन कंपनी प्रॉफिट कमाएगी और डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो जो पैसा है वो रुपये में पे किया जाता है फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक को, जो इसने GDR को इशू किया। तो वही कहा जा रहा है पेड इन रुपीज टू द डिपॉजिटरी। इसका ये बैंक फिर क्या करती है, इक्विवेलेंट अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करती है GDR होल्डर को, वी डिस्ट्रीब्यूट देम टू द GDR होल्डर। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि जब भी कोई इंडियन कंपनी प्रॉफिट कमाती है और डिविडेंड को डिक्लेयर करती है तो जो पैसा पे किया जाता है वो रुपये में पे किया जाता है फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक को, जिसने GDR को इशू किया। और इससे क्या होता है कि ये बैंक डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है इक्विवेलेंट अमाउंट टू द GDR होल्डर। अब बात करें वोटिंग राइट। दोस्तों वोटिंग राइट मतलब GDR होल्डर जो है डायरेक्टली वोट नहीं करते कंपनी के डिसीजन पे, जो डिपॉजिटरी बैंक है जो होल्ड करती है अंडरलाइंग इंडियन शेयर वो करते हैं। इसलिए वोटिंग राइट जो है उन सभी शेयर के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, तो उसके बाद पॉइंट है बैलेंसिंग द एक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग द एक्ट, यानी कि फंजिबिलिटी। देखिए दोस्तों क्या बताया जा रहा है कि फंजिबिलिटी एक फैंसी तरीका है ये कहने का जिसको हम आसानी से एक्सचेंज कर सकते हैं, सेइंग थिंग दैट कैन बी इजीली एक्सचेंज। तो इस केस में दोस्तों एक लिमिटेड प्रोग्राम है जो कि अलाउ करता है कि हम शेयर, भारतीय कंपनी के शेयर को GDR में कन्वर्ट कर दें, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक टू फॉरेन। तो भारतीय कंपनी के शेयर को GDR में कन्वर्ट कर दें। और दूसरा तरीका है तो वही कहा जा रहा है कि फंजिबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। फंजिबिलिटी एक फैंसी तरीका ये कहने का जिस उन सभी चीज़ों को जिनको आप आसानी से एक्सचेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप शेयर, इंडियन कंपनी के शेयर को GDR में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप GDR को वापस जो है इंडियन कंपनी के शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ शेयर जो कंपनी ने इशू किया इसमें बैलेंस होता है। समझिए कि हमारे पास सेट नंबर ऑफ कुकीज़ है और आप आसानी से स्विच कर सकते हैं उनके बीच में। तो यही पॉइंट है, यही होता है हमारा फंजिबिलिटी। अब यदि हम बात करें ADR और GDR के बीच का डिफरेंस क्या है। ADR और GDR समझिए कि दोनों सर्टिफिकेट होते हैं जो कि डिपेंड करता है कि कंपनी का शेयर का ऑनरशिप है। ठीक है, तो अब बात करें हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट की, ट्रेडिंग लॉगेशन की। तो दोस्तों ADR जो होता है, ADR स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया जाता है US स्टॉक मार्केट में यूज करने के लिए। इसलिए दोस्तों आप एक पीस ऑफ लैंड यदि फॉरेन कंपनी में खरीदना चाहते हैं और आप US में हैं तो आप जो है ADR को खोज सकते हैं। ADR क्या होता है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट होता है। ठीक है, तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट के बारे में मैंने क्या बताया आपको कि ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन होता है US स्टॉक मार्केट से। यहाँ देखिए लिखा हुआ ADR इज डिज़ाइन फॉर US मार्केट। और यदि आप एक पीस ऑफ फॉरेन कंपनी खरीदना चाहते हैं और आप US में हैं तो आप जो है ADR को देखेंगे। यदि हम GDR की बात करें तो GDR को स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया जाता है आउटसाइड द US, तो इसको स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कर सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट IDR। तो अभी तक मैंने क्या बताया आपको, दोनों में क्या डिफरेंस है, ट्रेडिंग लोकेशन, इन्वेंट्री टारगेटिंग, डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। अब इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट के बारे में बात करते हैं। इमेजिन कीजिए कि कोई ओवरसीज कंपनी है, वो फंड रेज करना चाह रही है भारत के इन्वेस्टर के द्वारा, तो वो उसको IDR के माध्यम से कर सकती है, जिसको हम लोग इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि IDR एक सर्टिफिकेट होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि फॉरेन कंपनी में इतना शेयर है। तो इंडियन इन्वेस्टर जो है इस सर्टिफिकेट को खरीदते हैं और ना कि वो डायरेक्टली शेयर खरीदते हैं फॉरेन इंस्टॉलमेंट का। तो अंतर क्या है कि जो इंडियन इन्वेस्टर है वो इन सभी सर्टिफिकेट को खरीदते हैं। कौन खरीद सकता है, कौन बेच सकता है IDR को? तो कोई भी आदमी, चाहे वो इंडियन रेजिडेंट हो या बिगनर हो, वो इन्वेस्ट कर सकता है IDR में। यदि हम गेम का रूल बताएं, द रूल ऑफ द गेम, तो दोस्तों कुछ रेगुलेशन है जो कि सेबी ने सेट करके रखा है और कंपनीज एक्ट ने सेट करके रखा है, जो कि फॉरेन कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा जब ये IDR इशू करें। तो एक रेगुलेशन है जो कि सेबी के द्वारा सेट किया गया है और कंपनीज़ एक्ट के द्वारा सेट किया गया है कि फॉरेन कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा जब वो IDR को इशू करे। तो एक एक्स्ट्रा अप्रूवल स्टेप होता है कंपनी का फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर में, जिसको ऑलरेडी हमने प्रेजेंस कर लिया भारत में। यदि हम रूपी ओनली जोन की बात करें, लेट्स कम टू द रूपी ओनली जोन, तो इसमें क्या है कि IDR को इंडियन रुपीज़ में प्राइस किया जाएगा, कोई फॉरेन कंपनी की होम करेंसी में प्राइस नहीं किया जाएगा। इस कारण से इंडियन इन्वेस्टर को खरीदने में काफ़ी आसान होती है। उसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें रिपैट्रिएशन की, तो जो पैसा है जो कि हमने सेल से IDR को बेचने से बनाया है, वो फॉरेन कंपनी को जाता है, उसे रिपैट्रिएट कर सकते हैं और इसका मतलब कि उसको आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैसा वापस। राइट, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ परचेज एंड सेल ऑफ IDR इन इंडिया। तो दोस्तों फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर यानी कि FPI। तो FPI दोस्तों क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन होते हैं या इंडिविजुअल होते हैं जो कि रजिस्टर्ड होते हैं सेबी के साथ, ताकि भारत में इन्वेस्ट कर सकें। तो IDR में कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है? तो सबसे पहला है हमारा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जिसको हम लोग FPI बोलते हैं। तो FPI कौन होते हैं? फॉरेन इंस्टीट्यूशन होते हैं या इंडिविजुअल होते हैं जो कि रजिस्टर्ड होते हैं सेबी के साथ। दूसरा है हमारा NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन, यानी दोस्तों ये इंडियन सिटीजन होते हैं जो कि भारत से बाहर रह रहे होते हैं। तो इसका आता है हमारा ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी OCI। ये लोग होते हैं जिसका इंडियन एंसेस्ट्री होता है, जो कि भारत सिटीजन होते हैं दूसरे कंट्री के। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट सोर्सेज, तो यदि आप एक NRI हैं या OCI हैं, तो जो पैसा आप यूज़ करेंगे IDR खरीदने के लिए, उसे एक स्पेशल रुपी अकाउंट में रखा जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं NRE अकाउंट। NREI के यानी कि नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। तो ये अकाउंट अलाउ करेगा कि आप डिपॉजिट कर सकें और रिपैट्रिएट कर सकें फंड को फ्रीली। FCNRB में भी रख सकते हैं। FCNRB होता है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। तो FCNRB अकाउंट आपको अलाउ करेगा कि आप डिपॉजिट करें फॉरेन करेंसी को और उस पर रुपीज़ में इंटरेस्ट अर्न करें। आप प्रिंसिपल अमाउंट को रिपैट्रिएट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इंटरेस्ट जो अर्न किया उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन डाला जाएगा। यदि टोटल लिमिट की बात करें, टोटल लिमिट ओवरऑल लिमिट जो है, ओवरऑल कैप जो है, यानी कि एक लिमिट है कितना पैसा फॉरेन कंपनी जो है IDR से रेज कर सकती है। तो टोटल मनी जो है $5 बिलियन US से ज़्यादा नहीं होगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब IDR ट्रांसफर कैसे होता है, रिडम्पशन कैसे होता है और टू वे फंजिबिलिटी क्या है भारत में, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो समझिए कि फॉरेन कंपनी जो है पैसा रेज करना चाह रही है इन्वेस्टर से, तो सेबी एक पार्टी प्लानर है जो कि कहता है कि मोर देन सर्टेन नंबर ऑफ गेस्ट नहीं हो सकते, समझे, जो कि $5 बिलियन का अमाउंट दे रखा है इन्होंने। तो अब जरा बात करते हैं एज रिडम्पशन की। तो दोस्तों इंडियन बिजनेस जो है बॉर्डर मनी अप्रोच को फॉलो करती है, मतलब आप एक इंडियन कंपनी है, तो यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हैं, यू कैन इमेजिन एन इंडियन कंपनी नीड्स मनी टू ग्रो और एक्सपेंड, दे कैन बोरो मनी फ्रॉम द फॉरेन लैंडर्स। तो एक इंडियन कंपनी है जिसको पैसा चाहिए ग्रो एक्सपेंड के लिए, तो वो या तो पैसा बोरो कर सकते हैं फॉरेन लेंडर से ECB के माध्यम से। ECB क्या होता है? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग रिडेम्पशन की बात कर रहे थे। तो देखिए, एक साल इशुएंस के 1 साल के बाद IDR को हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं अंडरलाइंग कंपनी के शेयर में, फेमा के रूल को फॉलो करते हुए। अंडरलाइंग शेयर होल्डिंग क्या होता है? जैसे लिस्टेड इंडिया कंपनी है, सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड है, इसको आप आसानी से होल्ड कर सकते हैं या शेयर को बेच सकते हैं। उसके बाद क्या होता है? दूसरे इंडियन रेजिडेंट होते हैं जो कि जो अदर इंडियन रेजिडेंट मस्ट सेल द शेयर विद इन 30 डेज ऑफ कन्वर्जन। FPI का एग्जाम्पशन क्या है? FPI रिडीमिंग IDR जो है उन्हें फेमा रेगुलेशन से एग्जाम्पशन दिया गया है।
अब ईसीबी की बात की जाए तो ईसीबी क्या होता है दोस्तों, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग होता है। मान लीजिए कि कोई इंडियन कंपनी है, उसे पैसा चाहिए ग्रो करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, तो वो बोरो कर सकता है फॉरेन लेंडर से यानी फॉरेन बैंक से ईसीबी के माध्यम से। तो समझिए कि एक प्लान होता है फॉरेन बैंक से, लेकिन बट विथ सम स्पेसिफिक रूल सेट बाय द शेयर होल्डर ऑफ द। तो पहला रूल बुक का बात करते हैं दोस्तों। कुछ गाइडलाइंस दिया हुआ है जो कि सेट किया जाएगा, सेट किया गया है ईसीबी फ्रेमवर्क के द्वारा। तो पहला है तो रूल क्या है, ये दे द गाइडलाइंस सेट बाय द आरबीआई कॉल इसी, जिसको हम लोग ईसीबी फ्रेमवर्क भी बोलते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड ईसीबी फ्रेमवर्क। अगले स्लाइड में चलते हैं, यहाँ देखिए, ठीक है। तो दोस्तों आप केवल पैसा बोरो नहीं कर सकते शॉर्ट पीरियड के लिए, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम होता है जो कि लोन को लास्ट करना पड़ेगा, जिसको हम लोग मैच्योरिटी पीरियड बोलते हैं, राइट। उसके बाद दोस्तों ये इंश्योर करता है कि कंपनी के पास टाइम हो ताकि वो प्रॉफिट को जनरेट कर सके।